हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और आज की जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, जो आपके सीईटी ग्रुप 57 का जो एग्जाम हुआ है 18 ऑफ अगस्त 2024 को। उसके अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है, वो करेक्ट आंसर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कल जो एग्जाम हुआ था 17 ऑफ अगस्त को ग्रुप 56 के लिए, उसके अंदर पाइथन डेटाबेस और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी से। आज की क्लास सॉरी आज के जो एग्जाम हुआ है 57 ग्रुप का, इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको बताता है बेसिकली क्या बोल रहा है ये। व्हाट इज ए ग्राफ इन सी लैंग्वेज? ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, मैथमेटिकल फॉर्मूला और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए डी ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट ही गया है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता ग्राफ, क्योंकि सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने देखा था, एक क्लास हमने ली थी पाइथन के अंदर। पाइथन से पहले हमने एक क्लास ली थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई डेटा होता है, उसको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट भी हम बोलते हैं। तो ऑप्शन ये भी हमारा यहाँ से कट जाता है। और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं मैथ की टर्म्स यूज होती हैं, एक्स वाई जेड यूज होता है या कोई भी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है। अब या तो आप ई सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप ये बी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। देखिए, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप सभी फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है? आप सभी फेसबुक यूज करते हैं और उस फेसबुक के अंदर आप लोगों की एक फ्रेंड लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके सभी फ्रेंड्स के नाम होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि आप अपने चार दोस्तों का नाम ले लीजिए, एक्स, वाई, जेड और एक डी ले लीजिए। ये चार आपके दोस्त हैं और आपको इनके बीच में एक रिलेशन दर्शाना है, एक ग्राफ बनाना है। तो जब आप एक ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ के माध्यम से जब इन चार लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप और इनकी फ्रेंडशिप के बारे में जब आप बताएंगे, तो आप दो चीजों का यूज करेंगे। एक आप नोड्स का यूज करेंगे और एक आप एज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि x जो है वो y का फ्रेंड है और y जो है वो z का फ्रेंड है, z जो है वो d का फ्रेंड है, ये d y का भी दोस्त है और d x का भी दोस्त है। तो यहाँ पे जो ये x y d और z हमने यूज किए हैं, इनको हम नोड्स के नाम से जानते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नोड्स जब हमारे पास बनता है तो एक ग्राफ बनता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर में जब आपको एक डेटा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में परफॉर्म करना होता है, दिखाना होता है, तो वो ग्राफ बनाने के लिए आप नोड्स का यूज करते हैं। और जो ये डंडे मैंने लगाए हैं इनको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो आप, एडजेसेंट का यूज कर सकते हो आप, जहां पे जो भी आपकी नोड्स हैं वो कनेक्टेड होती है अलग अलग एजेस का यूज करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी लैंग्वेज के कीवर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप लोगों ने सभी कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो एक टैग्ड स्ट्रक्चर का हमें दिखाना है बेसिकली, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ टैग्ड स्ट्रक्चर। तो देखो, स्ट्रक्चर की शॉर्ट फॉर्म होती है स्ट्रक्ट, तो सिंपल है, सभी ये लगा के आए होंगे। लेकिन देखो, सिर्फ ये स्ट्रक्ट दिख रहा है, स्ट्रक्चर से मिल गया, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता तो आपका ये सवाल गलत हो जाता। तो हमें समझने की जरूरत भी है कि मतलब ये कह क्या रहा है, ये टैग्ड स्ट्रक्चर होता क्या है। जब तक आप ये टैग्ड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हो सकता है फ्यूचर में आपके सवाल गलत हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, मान लीजिए मैं इस स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करता हूं, STRUCT, स्ट्रक्ट कीवर्ड का मैंने यूज किया और स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं HSSC।
अब ये जो स्ट्रक्ट HSSC है ना, ये एक टैग्ड स्ट्रक्चर है। टैग का मतलब क्या होता है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ये HSSC जो है वो इस स्ट्रक्ट कीवर्ड से जुड़ा हुआ है। और ये जो HSSC यहाँ पे है ना, इसको हम एक टैग का नाम बोलेंगे। ये है टैग नेम। ये पूरा तो हो गया आपका टैग्ड स्ट्रक्चर ढांचा, और ये हो गया HSSC हो गया आपका टैग नेम। अब आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। किसका यूज करके, इस टैग का यूज करके। मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, दूसरा स्ट्रक्ट, उसके बाद आप टैग लगाएंगे HSSC, फिर आप एक वेरिएबल बना सकते हैं HSSC1 के नाम से, और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा। तो जो कीवर्ड है यहाँ पे ये स्ट्रक्ट, ये आपको अलाउ करता है, आपको ये मतलब परमिशन देता है ताकि आप एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए, परिभाषित कर पाए। ठीक है, तो जो अलग अलग तरीके का डेटा यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंगल नाम का यूज कर सकते हैं, जैसे HSSC1 का मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे HSSC न्यू करके कुछ बना सकते थे आप। तो बेसिकली आप जब एक टैग्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर जो आप टैग का नाम यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके आप नए वेरिएबल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारा ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं इस चीज को शो करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये इन्होंने गलत किया हुआ है। देखो, ये मल्टीप्लिकेशन आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ये डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, प्लस भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ये A, B और D ये सभी के सभी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे बचता है एंड का, ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर हो जाएगा। ये दोस्त है कौन है, इसने गलत किया हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है इसने हमारी वीडियोस नहीं देखी थी, नो इश्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 28 नंबर आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर इन सी। डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर पूछा गया है। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर होता क्या है, देखिए, एक ऐसा ऑपरेटर जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी, कोई एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले समझिए कि कोई एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर होता है ना, इसका हम यूज करते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसके अंदर से डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास एक ये ढांचा बना हुआ है और आप इसके अंदर से मेंबर्स को निकालना चाहते हैं, तो आप एक ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसको हम डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो बिंदी हम लगाते हैं, फुल स्टॉप, डॉट, इसको ही हम डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर वगैरह क्या बना दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सिंपल सिंपल साधारण भाषा में मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है HSSC। ठीक है, और इस HSSC के अंदर आपने क्या किया हुआ है, कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है क्या, कि जो HSSC का डिपार्टमेंट, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट आपने ले लिया, डिपार्टमेंट के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाल दी। डिपार्टमेंट मान लीजिए आपने इसमें क्लैरिकल कुछ भी मतलब वैल्यू डाल दी इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया और इंटीजर में आप क्या बता रहे हैं कि HSSC की एज क्या है, HSSC को बने हुए कितने साल हो गए, क्या स्थापना है, वो करके आपने एक एज वेरिएबल बना दिया, एक डिपार्टमेंट वेरिएबल बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया टैग्ड HSSC का यूज करके। ठीक है, अब आप एक मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे इस टैग का यूज करके आप एक नेम बनाएंगे, एक और वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जिस वेरिएबल का नाम हो सकता है HSSC1 करके वेरिएबल का नाम हो सकता है। अब डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को स्ट्रक्चर के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। जैसे कि मैं करता हूं HSSC1, जो ये मैंने नया वेरिएबल बनाया था, इस HSSC टैग का यूज करके टैग्ड स्ट्रक्चर के अंदर से HSSC1 की एज में निकालना चाहता हूं। मैंने यहां पे कर दिया कि मान लो 25 साल हो गए HSSC को बने हुए। अब मैंने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पे।
अब मान लो स्ट्रिंग कॉपी का यूज मैं करता हूँ, strcpy का मैं यूज करता हूँ, और hssc1 डॉट नेम कर देता हूं मैं इज इक्वल टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैल्यू इसको दे देता हूं। अब मैं इसके अंदर से वैल्यू निकलवाना चाहता हूं, प्रिंट करवाना चाहता हूं, किसको? एचएसएससी के नाम को प्रिंट करवाना चाहता हूं, एज को प्रिंट करवाना चाहता हूं। और जब मैं इनको प्रिंट करवाऊंगा तो मैं इस डॉट का यूज करूंगा। कैसे? HSSC1 डॉट नेम को मुझे पता करना है, HSSC1 डॉट एज को मुझे पता करना है। तो ये जो डॉट मैं यूज करूंगा ना इस स्ट्रक्चर के अंदर से इन वैल्यूज को निकालने के लिए, उसी को हम डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। समझ गए बात? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकर्जन इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, रिकर्जन क्या होता है समझिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात कर लीजिए, रिकर्जन एक तरीके की ना तकनीक होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे अगर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक्स नाम से कोई फंक्शन बनाया हुआ है, उस एक्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो खुद को बार बार कॉल कर पाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये जो आपका रिकर्जन होता है ये उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देगा, यानी कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर हर एक जो रिकर्सिव कॉल हो गया, समझ रही, यानी कि ये जो रिकर्जन है रिकर्सिव कॉल्स परफॉर्म करेगा वहां पे फंक्शन का यूज करके, और जो फंक्शन है रिकर्जन के अंदर उसके पास ये कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो अपने आप को बार बार कॉल कर सकता है। अब इस रिकर्जन के अंदर हमारे पास ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा बेस केस कंपोनेंट होता है और एक हमारा रिकर्सिव केस कंपोनेंट होता है। ये बेस केस जो होता है ये बेसिकली कोई ऐसी शर्त आ जाती है, कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे रिकर्सिव को स्टॉप करना पड़े तो ये उसको स्टॉप कर देता है, ये लगातार उसको आगे नहीं बढ़ने देता बिना मतलब के। और फिर आपका जो रिकर्सिव केस होता है ये ऐसा भाग होता है आपके रिकर्जन का जहां पे जो फंक्शन है वो खुद को कॉल कर सकता है। क्या कर सकता है? खुद को कॉल कर सकता है। तो ऑप्शन बी तो आपका सिंपल सा राइट आंसर हो ही गया। आप यहाँ पे ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, तो आपका ये रिकर्जन होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं और बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस हैं। इसको आप मान लीजिए कि एक आपके पास नेस्टेड बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये नेस्टेड बॉक्सेस हैं आपके पास। हर एक बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स। अब आपको कोई पर्टिकुलर आइटम निकालना है, ये जो सबसे अंदर वाला जो बॉक्स है इसके अंदर से कुछ आपको बाहर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप पहले पहले नंबर के बॉक्स को ओपन करेंगे, फिर दूसरे को ओपन करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। इस तरीके से रिकर्जन काम करता है बेसिकली। और इस रिकर्जन में जब हम कोई फंक्शन, जब हम कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वहां पे जो फंक्शन होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो खुद को कॉल कर सकता है, उसकी मर्जी है डायरेक्ट करना चाहे इनडायरेक्ट करना चाहे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बाइनरी कोड। बाइनरी कोड है सिस्टम रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बेस 10, नो ये तो डेसिमल होता है। 16 ये हेक्साडेसिमल होता है। अल्फा ये देखो 0 और 1 ये आपका बाइनरी होता है, सिंपल है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन अ बाइनरी फाइल। कोई एक बाइनरी फाइल है आपके सिस्टम में, उसको आपको ओपन करना है, तो ये आसान तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, इसको आपको फाइल को ओपन करना है तो आप एफ ओपन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाइनरी में बहुत सारे मोड और भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक आर बी मोड होता है। किसी भी बाइनरी फाइल को रीडिंग के लिए अगर ओपन करना है तो आर बी का यूज करते हैं। किसी भी बाइनरी फाइल को राइट करने के लिए ओपन करना है तो आप डब्ल्यू बी का यूज कर सकते हैं।
किसी भी बाइनरी फाइल में अपेंडिंग करना है, जोड़ना है कुछ, तो आप एबी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे फाइल्स को ओपन करने के, राइट करने के और जोड़ने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53 है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इन सेंट्रल सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन है कि जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जो कि कैश मेमोरी से भी फास्ट होते हैं, और वो रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि अभी जो चीज चल रही है, एग्जीक्यूशन चल रहा है बेसिकली, तो उसके लिए कौन सा रजिस्टर हम यूज करते हैं। तो हमारा सिंपल सा इसका आंसर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का हम यूज करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है, ये जो करंटली हमारी जो प्रोसेस चल रही होती है सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी है बेसिकली, ठीक है। यानी कि आपका मान लीजिए ये आपका सीपीयू है और यहाँ पे आपका रजिस्टर है, ये आपकी मेमोरी है, और आप क्या क्या हो रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा ये उन निर्देशों को होल्ड करके रखेगा जिसको इस सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है। मेमोरी से इंफॉर्मेशन आ रही है, सीपीयू तक जानी है, ये होल्ड करके रखेगा उसको, करंट को टेम्परेरी तरीके से स्टोर करके रखता है बेसिकली, मेमोरी से फैच करके। ठीक है, और फिर बाद में ये सीपीयू जो है उसको डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को और एग्जीक्यूट कर देता है और फिर आगे पहुंचा देता है जो जहां भी उसको पहुंचानी होती है। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आया है या नहीं, देखते हैं। लेट्स सी, क्या कोई क्वेश्चन है? और मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन है। और ये एग्जाम दोनों ही सेम है, कल वाला एग्जाम भी ऐसा ही था, आज वाला एग्जाम भी ऐसा ही है। वो फर्क इतना है कि लोगों ने पाइथन पे ज्यादा जोर दिया, सी लैंग्वेज पे नहीं दिया है ज्यादा जोर, इसलिए कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल पे जाके सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, तो ये टॉपिक्स हमने किए हुए हैं, कोई इशू है नहीं। ठीक है, अभी भी देख लेना अगर आपका कोई आगामी एग्जाम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉक्स, ये था हमारे आज के एग्जाम का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।